कोणला तोला करे हस करे बात तो कल कहाँ तक देखे थे जी? मेरे को मत बताओ तो, थोड़ा सा बताओ। अब हेडिंग डालो, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। काकरो दिवस रहे, पता नहीं। सुपर प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन है जी, ऑफ प्रिंसिपल वेव्स। यहाँ मुड़ी को हटाऊंगा तो क्या देखेगी रे? भिमभरी, यू आर भिमभरी टूरी। चलो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव है ना, तरंगों के अध्यारोपण का। ये तो स्टाइल है, दिमाग तो उगरा तो गोला घेरा नहीं दिखा थे, और दिमाग चुप लिख। चलो, हो गया तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो क्या है, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में भेजते हैं ना, तो उन तरंगों के कारण एक नई तरंग उत्पन्न होती है ना। इन्हीं तरंग को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ये पूरा घटना को, है ना। लेकिन उतना शॉर्टकट लिखना थोड़ी है, ये तो हमारा लैंग्वेज है। फिजिक्स के लैंग्वेज में अलग लिखेंगे, और अगर सिंपल भाषा में कहें तो जब दो तरंगों को किसी माध्यम में भेजा जाता है ना, तो क्या होता है, दो तरंगों को किसी माध्यम में भेजोगे तो वो तरंगे टकरा कर मिलती है, और मिलती है तो नई तरंग उत्पन्न होती है ना। इन्हीं तरंगों को या इन्हीं इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे पानी में, शांत जल में ऐसे एक जगह ऐसे ऐसे पानी को करोगे तो लहर उत्पन्न होता है, तो वैसे तुम लोग क्या करो, दो जगह ऐसे ऐसे करो, तो दो जगह करोगे तो दोनों का लहर उत्पन्न होगा, और दोनों का लहर जहां पर टकराएगा वहां से एक नया लहर पैदा होगा। वही सिस्टम पूरा हम लोग का क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। मतलब जब माध्यम पर दो या दो से अधिक तरंगे भेजते हैं, तो उन तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप, मतलब दोनों टकराते हैं तो एक नई तरंग उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, इस पूरी घटना को, है ना। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा हार्ड टाइप का लिखना है, मतलब उसके लैंग्वेज में लिखना है हमको, है ना। तो चलो लिखो, क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत उसको। जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, एक साथ पहुंचती है, तो उनका परिणामी विस्थापन, तो उनका परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न, उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के, अलग अलग विस्थापनों के, उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है।
सदिशों के योग के बराबर होता है। पूर्ण विराम। इसे तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। इसे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। हो गया। हम्म। अब देखो कैसा कैसा है। इसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये है ना। मान लो पहला तरंग हम लोग का ऐसा गया और दूसरा तरंग ऐसा गया। ओ, ऐसे, है ना। तो इनका जो अलग अलग विस्थापन है, इसके परिणामी विस्थापन के क्या होगा, सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, ये है। मतलब अगर y माने, मान लो पहले का y1 माने, पहले तरंग का विस्थापन, दूसरे तरंग का विस्थापन y2 माने, तो इन तरंगों के सदिश योग के बराबर इसका परिणामी विस्थापन होता है y। ये, जहां y एक और का अधिकतम विस्थापन है। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस। हाँ, नहीं उसका, ये समझने के लिए इतना इच्छा है बस, और कुछ नहीं। इसमें लिखोगे ना। हाँ, इसमें लिखोगे ना, चलो लिखो माना, उसी के नीचे एक पेज, एक लाइन छोड़ के एक पेज कहता हूं। माना किसी माध्यम में एन तरंगे, एन, हाँ छोटा स्मॉल एन, एक साथ पहुंचती है। एन तरंगे मतलब दो या दो से अधिक बोला हूं ना, तो कितना सारा भी हो सकता है। एन तरंगे एक साथ पहुंचती है जिनका विस्थापन, जिनका विस्थापन क्रमशः y1, y2 वेक्टर, y3 वेक्टर, y4 वेक्टर, डेस डेस डेस, yn वेक्टर है। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डेस 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 प्लस yn वेक्टर, ये होगा। ठीक, दो तरंग रहेंगे तो दो लेना, तीन रहेंगे तो तीन लेना, और बहुत सारे हैं तो बहुत सारा। यही है हम लोग का तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। पहला देखना, नोट पॉइंट में लिखते जाना, फिर इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, मतलब या इस सिद्धांत को जो लाए थे, है ना, उसको किसने किया था, हाइगेन ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेन ने किया था। ठीक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाइगेन ने किया था। और हाइगेन ने जब किया था तो किसके लिए किया था, प्रकाश तरंगों के लिए किया था, है ना। और लेकिन यह सिद्धांत अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग के लिए भी लागू होता है ना, दोनों के लिए। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी लागू होता है ना। यह सर्वप्रथम प्रकाश तरंगों के लिए लागू किया गया था। तीसरा, यह अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य
दोनों तरंगों के लिए लागू होता है, या दोनों तरंगों के लिए भी क्या है, दोनों तरंगों के लिए भी क्या है, सत्य है। चौथा, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी लागू होता है। शॉर्टकट में लिख रहा हूं ना, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी सत्य है ना। उस पर भी आता है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, उसके लिए भी आता है। और किसके किसके लागू नहीं होता? चौथा, पांचवा, भूकंप, भूकंप का जो झटका लगता है हमको, उसके लिए लागू नहीं होता है ना। जो ज्यादा बड़ा आयाम है, जो ये सिंपल नॉर्मल छोटा छोटा आयाम है ना, उसके लिए लागू होता है, लेकिन ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी या ज्यादा आयाम का जो रहता है, उसके लिए ये लागू नहीं होता है ना। जैसे भूकंप भूकंप हो गया, या विस्फोट हो गया, या लेजर किरण हो गया, इन सब के लिए है ना। भूकंप हो गया, विस्फोट से उत्पन्न तरंग, तरंग या लेजर किरणें, इनके लिए लागू नहीं होता। या इतना, पांचवा को इस टाइप से ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या हम लोग लिख सकते हैं, अधिक आयाम वाली तरंगों के लिए यह लागू नहीं होता, शॉर्टकट में सीधा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पांचवा को, अधिक आयाम वाली तरंगों के लिए यह सत्य नहीं है, कह दो। जिसका आयाम ज्यादा होगा वो ज्यादा दोलन करेगा एक माध्य स्थिति के दोनों ओर, है ना, तो उसके लिए सत्य नहीं। अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के लिए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के लिए उगड़ुम बुगड़ुम है। चलो, छुए वाला कोण, छुए वाला कोण, स्पर्श कोण का छुए वाला कोण कहा था। उसी को क्या, अच्छा, स्पर्श कोण से याद आया, छुए वाला बोला तो क्या हम लोग किसी को टच करते हैं वो वास्तविक टच होता है? नहीं होता। काल्पनिक। हम लोग कभी भी ऐसा लगता है कि हम किसी को टच कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कभी भी किसी को टच नहीं करते। हमारे हाथ के आगे में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे, है ना। तो जब हम किसी को भी टच करते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच करता है, और जब हमारा हाथ दूसरे पार्टिकल, हमारा हाथ का जो पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल से टच होता है, तो हमको ये अनुभव होता है कि हम उसको टच कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी चीज किसी को टच नहीं करती। बस सामने उसके कोई भी वस्तु है, उसके सामने जो पार्टिकल होता है वही एक दूसरे को टच करता है। वास्तव में हम कभी भी किसी को दुनिया में, और हमारे पूरे बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, खत्म होने तक, हम कभी भी किसी को टच नहीं करते। बस एक दूसरे का पार्टिकल टच होता है ना। ये सही चीज है, और ये ओकरे वाला फिजिक्स का थे। अच्छा, अध्यारोपण का सिद्धांत में मैं बताया, जब दो तरंगे एक साथ क्या करती है, एक माध्यम में संचरित होती है, दो या दो से अधिक तरंगे, है ना, तो उनका जो परिणामी विस्थापन है उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तो ये तरंगे स्वतंत्र रूप से संचरित होती है। स्वतंत्र रूप से संचरित होती है मतलब जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलता है, दो या दो से अधिक तरंग, तो ऐसे चलता है कि आसपास कोई है ही नहीं, मैं चल रहा हूं, ऐसा टाइप का चलता है। और इसी कारण हम लोग कोई भी चीज, एक तरंग को सुनना चाहे तो आराम से सुन सकते हैं। जैसे रेडियो, रेडियो में हम लोग चैनल बदलते हैं ना, मान लो ऑल इंडिया रेडियो लगा दिए, या और कुछ लगा दिए, अलग अलग चैनल लगा दिए, है ना, फ्रीक्वेंसी का, तो कैसे होता है, इसीलिए सब स्वतंत्र रूप से चलती हैं, तो हम लोग कभी इसमें चला दिए, कभी इसमें चला दिए, वैसे अलग अलग करके सुनते हैं, है ना। वाद्य यंत्रों की ध्वनि ध्वनि को भी हम लोग सांस से पहचान लेते हैं। रहने को सब क्या है, ध्वनि तरंगे हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग कैसे पहचान लेते हैं, क्योंकि सब स्वतंत्र रूप से चलते हैं। मान लो एक ड्रम बजाऊं तो तुमको पता चल जाएगा कि ये ड्रम है। मान लो पियानो बजाऊं तो पता चल जाएगा पियानो है ना। मान लो गिटार बजाऊं तो पता चलेगा गिटार है। जैसे ऑर्केस्ट्रा से निकलता है ना साउंड,
है, कभी चिरई वाला निकला थे, कभी ढोल वाला निकला थे, कभी और कुछ निकल रहा है, ऐसे अलग अलग निकलता है ना। रहने को सब क्या निकल रहा है, ध्वनि ही निकल रहा है, लेकिन सब ऐसा निकलता है कि जब माध्यम में चलता है, माध्यम क्या है, वायु। सब माध्यम एक ही माध्यम में जा रहा है, वायु में। तो एक ही माध्यम एक ही वायु में सब चलता है, तो ऐसे चलता है कि हम लोग स्वतंत्र गति कर रहे हैं, है ना। और इस कारण से हमको कोई भी चीज साफ और स्पष्ट सुनाई देती है। ठीक, देती है, देता है, वही अच्छा। ठीक, उसके बाद है हम लोग का व्यतिकरण। व्यतिकरण, व्यतिकरण। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण जब होता है ना, मतलब किसी माध्यम में दो तरंगे चलती है तो अध्यारोपण होता है। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ कुछ घटनाएं और होती हैं, जैसे कि व्यतिकरण होता है, और अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, विस्पंद होता है, और लिस्साजु आकृति होता है। तो वो सब हमको तो पढ़ना नहीं है, मेन है हम लोग का व्यतिकरण, क्योंकि व्यतिकरण हम लोग का 12th में भी है ना। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है ना, तो उनकी तीव्रताओं में परिवर्तन होता है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, जहां पर दो तरंगों का श्रृंग मिलता है वहां पर तीव्रता अधिकतम होती है, और जहां पर श्रृंग और गर्त मिलता है वहां पर तीव्रता न्यूनतम। मतलब श्रृंग श्रृंग और गर्त गर्त मिलेगा तो तीव्रता अधिकतम होगी, और जहां श्रृंग गर्त या गर्त श्रृंग मिलेगा अपोजिट वाला, वहां पर क्या होगा, न्यूनतम होगा, है ना। मतलब दो पावरफुल इंसान को ला के लड़ाई करवाएंगे तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगा, और एक पावरफुल एक लो करेंगे तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस बना देंगे, है ना। ऐसे करके है, वैसे समझो। ठीक, तो अगला हेडिंग डालो व्यतिकरण, छोटा सा। व्यतिकरण, लिसाजू आकृति हो गया है पूरा। आ? इलाज नहीं है, व्यतिकरण के बाद अभी वो पढ़ोगे ना, डॉपलर प्रभाव, उसके बाद खत्म। डॉपलर, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट जिसको कहते हैं हम लोग, पूरा जरिक जात ले पढ़िए अभी, है ना। हाँ, हाँ, क्या, हाँ, कौन सुनता है उसको, तो ओला काकर में रखे होला, टाइम नहीं हुआ है, कैसे आ गए हैं। हाँ हाँ, ये देखो हो जाएगा ना, वो लोग जल्दी आ गए हैं आज। हो गया, चलो लिखो व्यतिकरण, हेडिंग डाले हो उसको, है ना। लिखो, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, दो, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती है ना। अलग अलग दिशा में मत कर देना, एक उधर होकर बबा नहीं मिले कभू, है ना। एक साथ एक दिशा में चलती है, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होती है। अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होती है।
अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्त होती है, पूर्ण विराम। इस घटना को, घटना को प्रकाश का इस घटना को प्रकाश का वही कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है ना, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। लिखोगे, लिख लो। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। अधिकतम प्राप्त होता है ना। उसको थोड़ा सा परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं ना, उतना डिटेल नहीं पूछता, 12वीं में है वो। तो सिंपल सिंपल लिखना। पहला लिखना संपोषी व्यतिकरण, है ना। इसमें क्या होगा, तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। और ये प्राप्त कैसे होता है, तो प्राप्त होता है जब एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से मिलता है, या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है, मिलने पर ये प्राप्त होता है संपोषी व्यतिकरण, है ना। और दूसरा है हम लोग का क्या, विनाशी व्यतिकरण। इसमें तीव्रता हम लोग का न्यूनतम प्राप्त होता है। अच्छा, इसको लिख डाले क्या, दूसरा वाला हेडिंग नहीं डाले हो ना। हाँ, इसका चित्र बना दो चलो। संपोषी व्यतिकरण का ये है, ये है ना। इधर वाई अग्रसर है, और पहला तरंग ये हो गया, छोटा सा प्यारा सा रात दुलारा सा। दूसरा करिया वाला हो गया ये, और तीसरा तरंग लाली वाला हो गया। तुम लोग एडिट बनाओ ना यार ब्रो, ये ठीक। तो हाँ, देखो, संपोषी व्यतिकरण क्या होगा, जब श्रृंग श्रृंग से मिलेगा या गर्त गर्त से। देखो, पहला श्रृंग, दूसरा श्रृंग, तीसरा, तीनों तरंगों का श्रृंग एक जगह मिला माध्यम के किसी बिंदु पर। पहले तरंग का गर्त, दूसरे तरंग का गर्त और तीसरे तरंग का गर्त एक जगह मिला, तो यहां पर हम लोग का परिणामी तीव्रता कैसा होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। तो यही हम लोग का क्या है, संपोषी व्यतिकरण है। ठीक। और इसको तीर का निशान दे देना, तब तो तरंग भाग रहा है, वही गति। और सब एक दिशा में संचारित होगा ना, और एक ही आवृत्ति का होगा। ठीक। प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग, परिणामी तरंग मान सकते हो, है ना इसको। ये नीला वाला हम लोग का प्रथम तरंग है, करिया वाला द्वितीय तरंग है, और ये लाल वाला परिणामी तरंग, जिसका आयाम कैसा है, अधिकतम है। आयाम अधिकतम मतलब सब अधिकतम। ठीक। और ये टी समय में अग्रसर है इधर की ओर। ये है संपोषी व्यतिकरण। चलो, उसके बाद विनाशी व्यतिकरण डालते हैं। संपोषी डालो, डालो। अब देखो, ये विनाशी व्यतिकरण दूसरा इसी का। इसमें हमको तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है ना। इसमें तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। इसमें होगा क्या, पहले तरंग का श्रृंग जब दूसरे तरंग के गर्त से, या पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के श्रृंग से मिलने पर जो हमको प्राप्त होता है व्यतिकरण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण, जो सबका विनाश कर देता है। विनाश काले विपरीत तरंग का दे है ना, ये है। ऐसे डांड पार दो। अरे डा अब वही करना है, डांड पार दो। अब इसमें दो तरंग दिखाना है हमको,
है ना। अब विपरीत चलेगा, ये दही हनी चाबरे मच्छर ला काट रहा था, तहु काट दे। ए वो अच्छा, ये चिचिक, 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 ऐसे बोलना है ना लगाने टाइम। हाँ बस चिचिक, 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 ऐसे चिचिक, 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 ये एक तरंग ऊपर से गया, एक तरंग नीचे से गया, दोनों के आयाम आवृत्ति सेम है ना। लेकिन इन दोनों का देखो, पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिला, पहले तरंग का श्रृंग जो है दूसरे तरंग के गर्त से मिला, फिर दूसरे तरंग का जो क्या है, या पहले तरंग का गर्त जो है दूसरे तरंग के श्रृंग से मिला। ठीक, तो ये जो हम लोग का है यहां, एक ऐसा होगा विनाशी व्यतिकरण, है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये हम लोग का प्रथम तरंग, ये हम लोग का द्वितीय तरंग, और ई वाला जो भाग रहा है ये होगा हम लोग का परिणामी तरंग। आ? क्या चीज भाग रहा है वो? भाग रहा है रे। है ना, यहां पर हम लोग का आयाम कैसा होगा, न्यूनतम। ठीक हो गया। तो डाबलर प्रभाव को उसी दिन पढ़ा दूंगा, आओगे तो थोड़ा सा एक एक टॉपिक तो है, बस उसमें कंप्लीट हो जाएगा, आज इतना ही देखो तो।